नमस्ते। आज हमारे हाथ ना एक बहुत ही कमाल का दस्तावेज लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का, मतलब आईएमडी का ताज़ा बुलेटिन। और ये कोई मामूली फोरकास्ट नहीं है कि बस कल धूप होगी या बारिश। नहीं, ये तो आने वाले हफ्ते के मौसम की, आप कह सकते हैं, पूरी स्क्रिप्ट है, जिसमें जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न है। कहीं घने कोहरे का सस्पेंस, तो कहीं बर्फीली हवाओं का एक्शन, और तो और कहीं तूफान का क्लाइमैक्स भी। बिल्कुल। ये दस्तावेज एक कहानी की तरह है जो ये बताता है कि कैसे हजारों किलोमीटर ऊपर हवा में हो रही हलचल हमारे और आपके कंबल से निकलने के फैसले को, हमारी फ्लाइट के टाइम को और यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी कंट्रोल करने वाली है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि दिसंबर 2025 के इस आखिरी हफ्ते में भारत के अलग-अलग हिस्सों के लिए मौसम ने क्या लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की तस्वीर देखते हैं। 25 दिसंबर को देश में मौसम के दो, मतलब बिल्कुल अलग-अलग चेहरे देखने को मिले। एक तरफ केरल के कोट्टायम में तापमान था 35.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहां लोग शायद अब भी एसी चलाने की सोच रहे होंगे। और दूसरी तरफ उसी दिन राजस्थान के नागौर में मैदानी इलाकों का सबसे कम तापमान था 3.0 डिग्री सेल्सियस। यानी एक ही देश में एक ही वक्त पर तापमान में 32 डिग्री से ज्यादा का फर्क। एक मिनट, 32 डिग्री का फर्क? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब ये ऐसा है जैसे एक ही देश में एक जगह लोग बीच पे छुट्टियां मना रहे हों और दूसरी जगह शायद बर्फबारी का इंतजार कर रहे हों। क्या क्या ये अंतर हाल के सालों में और बढ़ा है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, भारत की जो भौगोलिक विविधता है उसको देखते हुए तापमान में बड़ा अंतर होना तो स्वाभाविक है। हमारे पास समुद्र तट भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पहाड़ भी हैं। लेकिन हाँ, मौसम वैज्ञानिक इस बात पर जरूर नजर रख रहे हैं कि क्या ये जो चरम सीमाएं हैं, ये जो एक्सट्रीम्स है, वो अब और ज्यादा हो रही हैं। मतलब गर्म जगह और गर्म और ठंडी जगह और ठंडी। ये बढ़ता हुआ अंतर जरूर एक चिंता का विषय है। हम्म। और इस ठंड के साथ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है कोहरा। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी जैसी जगहों पर सुबह विजिबिलिटी शून्य थी। जीरो विजिबिलिटी। मतलब आप शायद अपना हाथ भी मुश्किल से देख पाएं। हाँ, और जीरो विजिबिलिटी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक बेहद बेहद खतरनाक स्थिति है। सोचिए, एक पायलट के लिए इसका क्या मतलब है, एक ट्रेन ड्राइवर के लिए, या हाईवे पर गाड़ी चला रहे एक आम इंसान के लिए। जब आपको कुछ फीट आगे कभी न दिखे तो सब कुछ ठप पड़ जाता है। दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ आज की बात थी। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में ये कोहरे का ड्रामा और भी घना होने वाला है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 दिसंबर तक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो साल के आखिरी दिन तक ये घना कोहरा छाया रह सकता है। और इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। बुलेटिन में पूर्वोत्तर भारत के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जिक्र है। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में बताइए। जरूर। इसे आप वायुमंडल की गंगा समझिए। जैसे जमीन पर गंगा नदी बहती है, वैसे ही वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर हवा की एक बहुत तेज नदी बहती है। जब ये हवा की नदी किसी इलाके के ऊपर आकर धीमी या स्थिर हो जाती है, तो वो अपने नीचे की हवा पर एक ढक्कन जैसा लगा देती है। इससे जमीन के पास की सारी नमी, धूल, प्रदूषण के कण, वो सब वहीं फंसकर रह जाते हैं। अच्छा। और यही वजह है कि सर्दियों में कोहरा इतना घना और जहरीला हो जाता है, खासकर दिल्ली, एनसीआर जैसे इलाकों में। यह सिर्फ धुंध नहीं, एक जहरीला कॉकटेल बन जाता है। बाप रे! यानी कोहरा सिर्फ देखने में ही बाधा नहीं डालता, बल्कि सांस लेने के लिए भी खतरनाक है। अच्छा, कोहरे के अलावा रिपोर्ट में दो तरह की ठंड की बात की गई है। एक है शीतल लहर, मतलब कोल्ड वेव, और दूसरी है कोल्ड डे। अब सच कहूं तो ये सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, मतलब बस ठंड पड़ रही है ना? क्या इसमें कोई ऐसा फर्क है जो मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए जानना जरूरी हो? बिल्कुल है। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर हमारे शरीर पर बिल्कुल अलग-अलग होता है। सोचिए, शीतल लहर या कोल्ड वेव का मतलब है कि रात का और सुबह का तापमान, मतलब न्यूनतम तापमान, सामान्य से बहुत नीचे चला गया है।
रातें खतरनाक रूप से ठंडी हैं, लेकिन दिन में शायद धूप निकलने पर आपको थोड़ी राहत मिल जाए। ठीक है, मतलब रातें ज़्यादा मुश्किल होती हैं इसमें। हाँ, लेकिन कोल्ड डे का मतलब है कि दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से बहुत कम है। इसका मतलब है कि सूरज भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वो दिन भर की ठिठुरन होती है। ओहो। जब धूप में भी आपको कंपकंपी छूटती रहती है, ये स्थिति शरीर की सारी ऊर्जा खींच लेती है, क्योंकि आपके शरीर को लगातार गर्मी पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए बिहार और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों के लिए कोल्ड डे की चेतावनी ज्यादा गंभीर हो सकती है। समझ गया। तो उत्तर भारत तो कोहरे और ठंड की गिरफ्त में रहने वाला है, लेकिन भारत बहुत बड़ा है, कहीं तो कुछ और कहानी चल रही होगी। बिल्कुल, देश के बाकी हिस्सों का मौसम एक अलग ही फिल्म की तरह है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, वहां हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। और इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये नाम हम सर्दियों में अक्सर सुनते हैं। सही। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ असल में भूमध्य सागर से उठी नम हवाओं का एक सिस्टम है, जो सर्दियों में भारत की तरफ आता है। और ये सिर्फ पहाड़ों पर बर्फबारी ही नहीं लाता, बल्कि ये हमारी नदियों और पानी के स्रोतों के लिए जीवन दान की तरह है। सर्दियों की यही बर्फ गर्मियों में पिघलकर हमारी नदियों को पानी देती है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहाड़ों पर बर्फ। लेकिन अब इस कहानी में एक असली प्लॉट ट्विस्ट आता है। उत्तर की इस कड़ाके की ठंड से ठीक उल्टा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 27 से 31 दिसंबर तक तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ तूफान की भविष्यवाणी की गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। और अगर हम इन अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखें, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अंडमान में इस तूफानी मौसम का कनेक्शन बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के एक घुमावदार सिस्टम, एक तरह के भंवर से हो सकता है। यही भंवर नमी खींचकर एक तरफ तमिलनाडु में बारिश करवा रहा था, और अब इसका असर हमें द्वीपों पर तेज हवाओं के रूप में दिख रहा है। ये दिखाता है कि हमारे देश में मौसम के सिस्टम कितने आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये सब तो हो गया कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोगों को अपनी जिंदगी में क्या बदलना होगा? क्योंकि शून्य विजिबिलिटी और फ्रॉस्ट बाइट जैसी बातें ये सुनने में तो काफी डरावनी लगती हैं। और इसीलिए इस बुलेटिन का सबसे जरूरी हिस्सा वो है जिसमें इसके असर और बचाव के उपायों की बात की गई है। ये सिर्फ पूर्वानुमान नहीं, एक एडवाइजरी है। पहले कोहरे के असर की बात करते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है, हवाई अड्डों, हाईवे और रेलवे पर बुरा असर पड़ेगा। यात्रा में देरी होगी और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। एक बात और लिखी है जो मैंने पहले नहीं सोची थी, बिजली लाइनों के ट्रिप होने की भी आशंका है। हाँ, क्योंकि कोहरे की नमी जब बिजली के खंभों और तारों पर जम जाती है और उस पर प्रदूषण के कण चिपक जाते हैं, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसे ट्रिपिंग कहते हैं। ओह। और स्वास्थ्य पर असर तो है ही। जैसा हमने पहले बात की, कोहरे में फंसे प्रदूषक कण सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं। इसीलिए अस्थमा के मरीजों और बच्चों बुजुर्गों के लिए ये समय बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं ठंड के असर पर। फ्लू, जुकाम जैसी आम बीमारियों के अलावा रिपोर्ट में एक बहुत गंभीर चेतावनी है, फ्रॉस्ट बाइट। और इसके लक्षण वाकई डरावने हैं। त्वचा का पीला, सख्त और सुन्न हो जाना, और बाद में उंगलियों, पैर की उंगलियों या नाक पर काले छाले पड़ जाना। ये पढ़कर ही सिहरन होती है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ सियाचिन में सैनिकों को होती है। अगर कोई मैदानी इलाकों में भी, मान लीजिए कोई बेघर व्यक्ति या कोई मजदूर रात में ठीक से ढका हुआ नहीं है, तो लंबे समय तक ठंडी हवा के संपर्क में रहने से ये हो सकता है। इसीलिए जब रिपोर्ट कहती है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो मजाक नहीं कर रही होती। तो इससे बचने के लिए क्या सलाह दी गई है? सलाह बहुत सीधी और कारगर है। पहला, एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय ढीले ढाले ऊनी कपड़ों की कई परतें पहने। इससे कपड़ों के बीच हवा की एक परत बन जाती है जो गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। ये सबसे अच्छा इंसुलेशन है। मतलब लेयरिंग इज द की। बिल्कुल। दूसरा, सिर, गर्दन और हाथों को ढककर रखें, क्योंकि शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं हिस्सों से बाहर निकलती है। और तीसरा, विटामिन सी वाले फल खाएं और गर्म चीजें पिएं, ताकि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। रिपोर्ट में एक लाइन पे मेरा ध्यान गया, जिस पर शायद हम ज्यादा सोचते नहीं। कंपकंपी को नजरअंदाज ना करें। ये शायद इस पूरे बुलेटिन की सबसे जरूरी सलाह है। हम कंपकंपी को ठंड का एक सामान्य हिस्सा मानकर टाल देते हैं, लेकिन कंपकंपी असल में आपकी शरीर का अलार्म सिस्टम है।
ये पहला संकेत है कि आपका शरीर गर्मी खो रहा है और वो अपनी मांसपेशियों को तेजी से सिकोड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको कंपी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत किसी गर्म जगह पर जाने की जरूरत है। इसे नजरअंदाज करना हाइपोथर्मिया की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है और ये सलाह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, किसानों और पशुपालकों के लिए भी खास निर्देश हैं। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों को फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे भी विज्ञान है। पानी में गर्मी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। जब आप सिंचाई करते हैं तो जमीन की गर्मी पानी में चली जाती है और पानी रात भर धीरे धीरे उस गर्मी को छोड़ता है, जिससे मिट्टी का तापमान 0 से नीचे जाने से बच जाता है और फसल की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। कमाल है। और पशुओं को रात में शेड के अंदर रखने और उन्हें सूखा बिस्तर देने को कहा गया है ताकि वे ठंड से बीमार ना पड़ें। यह दिखाता है कि मौसम का असर कितना गहरा और चौतरफा होता है। तो इस पूरी पड़ताल से ये साफ है कि आने वाला हफ्ता भारत के लिए मौसम के लिहाज से बहुत घटनापूर्ण रहने वाला है। उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतलहर, पहाड़ों पर ताज़ा बर्फ और द्वीपों पर तूफानी हवाएं। संदेश साफ है, जानकारी रखें और तैयार रहें। बिल्कुल, ये बुलेटिन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि मौसम विज्ञान सिर्फ ये बताना नहीं है कि कल छाता लेकर निकलना है या नहीं। ये जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी साधन है। ये हमें दिखाता है कि कैसे वायुमंडल में हजारों किलोमीटर ऊपर हो रही एक छोटी सी हलचल भी सीधे हमारे खेतों, हमारे घरों और हमारी सेहत पर असर डाल सकती है। इस रिपोर्ट में हमने स्वास्थ्य और कृषि पर मौसम के सीधे असर की बात की। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे मौसम के मिजाज और चरम पर जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के वो कौन से हिस्से हैं जिन पर हमें पहले से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं। शायद कंस्ट्रक्शन या सप्लाई चेन या फिर हमारी मानसिक सेहत। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।